जय हिंद, वंदे मातरम। ज्वाला सर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण श्रृंखला के अंतर्गत वर्ण तथा ध्वनि विचार, वर्णों के भेद, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष तथा सभी वर्णों के उच्चारण स्थान। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस टॉपिक से यूपीएससी, बीपीएससी, टेट, सीटेट तथा अन्य सभी प्रतियोगिताओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। अब पानी शब्द को लेते हैं। पानी शब्द की दो ध्वनियाँ हैं, पहला है पा और दूसरा है नी, और इनके भी चार खंड हैं, प धन आ और न धन ई। इसके बाद इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये मूल ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर हैं। अब देखते हैं वर्णमाला किससे कहते हैं। तो वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण, 1 मिश्र वर्ण तथा 2 अयोगवाह वर्ण भी है। इस प्रकार हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। वर्णों को स्वर तथा व्यंजन में बांटा गया है। वर्णों के निर्माण में इन दोनों तत्वों का योग रहता है। अब देखते हैं स्वर वर्ण क्या है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 है और इन स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हर्ष स्वर, जिसके अंतर्गत अ, छोटा ई, छोटा उ तथा री हैं। दीर्घ स्वर, इसके अंतर्गत आ, बड़ा ई और बड़ा उ है। और 4 संयुक्त स्वर हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर, वे स्वर मूल या ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, जैसे अ, छोटा ई, छोटा उ, री। अब दीर्घ स्वर, किसी मूल या ह्रस्व को इसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ है तो अ और अ को मिलाकर आ बना है, और 2 छोटी को मिलाकर बड़ी, और उ प्लस उ बड़ा उ। ए है अ और ई मिलाकर बना है ए, और अ तथा ए मिलाकर ऐ बना है, और अ प्लस उ मिलाकर ओ बना है, और अ प्लस ओ मिलाकर अ बना है। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब है प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता, इसके लिए 3, हिंदी का 3 अंक है, इसको लगाया जाता है, जैसे ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता, वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है और इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अनुनासिक, निरानुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। तो हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरानुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन हैं जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। अनुनासिक, जिसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं, ऐसे स्वरों का
उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा, आंसू, चिड़िया। इसके बाद अनुस्वार, यह बिंदु इसका प्रतीक रहता है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़, अंग, अंक, अंश, पंच इत्यादि। अब देखते हैं निरानुनासिक। यह केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्ण है जो निरानुनासिक कहलाता है, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। अब विसर्ग देखते हैं। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में विसर्ग का काफ़ी व्यवहार है। हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, जैसे मनः कामना, पयः पान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। अब देखते हैं अयोगवाह क्या है। अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर जो साथ रहे। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, जैसे अंगद, रंग। अनुस्वार तथा विसर्ग स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, स्वरों के बाद आते हैं, इसलिए वे व्यंजन भी नहीं हैं। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है, जैसे क प्लस अ क, ख प्लस अ ख। व्यंजन, व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण जो है स्वर पर आश्रित है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अब व्यंजन वर्णों के 3 प्रकार हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंग अथवा अंगों की सहायता से होता है। इनके उच्चारण में कंठ के अतिरिक्त जिह्वाग्र द्वारा तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि स्थानों से स्पर्श होता है। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त है। इस प्रकार 5-5 व्यंजनों की जाति के 5 वर्ग बना लिए गए हैं। अब देखते हैं व्यंजन, उनके उच्चारण स्थान। पहला क वर्ग, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग आते हैं, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। दूसरा च वर्ग, इसके अंतर्गत च, छ, ज, झ, य और इसका उच्चारण स्थान तालु। ठ वर्ग, जिसके अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। त वर्ग, इसके अंतर्गत त, थ, द, ध, न और इसका उच्चारण स्थान दंत है। प वर्ग, जिसके अंतर्गत प, फ, ब, भ, म आते हैं और इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह को ऊष्म व्यंजन माना गया है। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है।
इनके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ भी सम्मिलित हैं और एक स्र है जो मिश्र वर्ण है। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ तथा स्र 2 वर्णों के संयोग से बने हैं। छ बना है क और स से, त्र बना है त और र से, ज्ञ बना है ज और य से, और स बना है स्र बना है स और र से। इनके अलावा ड़ और ढ 2 ऐसे व्यंजन हैं जो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं और इनका प्रयोग शब्दों के अंत या मध्य में होता है। इसके बाद अल्प प्राण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा अल्प थोड़ी रहती है, वैसे वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण अल्प प्राण है, जो कि है क ग अंग, च ज य, ट ड अड़, त द न, प ब म, य र ल व। ये अल्प प्राण व्यंजन है। इनके उच्चारण में हवा की कम मात्रा तथा हवा कम शक्ति के साथ बाहर आती है। दूसरा है महाप्राण। महाप्राण वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा निष्कासित होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण हैं। ये हैं ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ और तीनों स। घोष के आधार पर भी वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं घोष क्या है। ध्वनि के उच्चारण में तंत्रियों के कंपन की प्रक्रिया होती है। इस कंपन के कारण वर्ण के उच्चारण के साथ जो तरंग वायु के साथ बाहर आती है उन्हें घोष कहा जाता है। इस आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, सघोष तथा अघोष। सघोष देखते हैं। जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट आकर वायु में कंपन पैदा करती हुई ध्वनि के उच्चारण में सहायता करती है तो ऐसी ध्वनियों को सघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण, प्रत्येक व्यंजन का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण य र ल व तथा ह सघोष के अंतर्गत आते हैं। अघोष में अघोष ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर दूर रहती हैं तथा वायु स्वर तंत्रियों में बिना कंपन के निकल जाती है। इसके अंतर्गत व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा तथा तीनों स अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं स्वराघात, जिसे बलाघात भी कहते हैं। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को स्वराघात या बलाघात कहते हैं। इसके द्वारा शब्दों को समझने की चेतना सामने आती है। अन्य शब्द अर्थों में शब्दों का उच्चारण करते हुए किसी वर्ण पर अधिक बल दिया जाना स्वराघात है। बलाघात का प्रभाव वर्णों के बदले शब्दों पर पड़ता है और बलाघात विशेषण के समान अर्थ का निवारण तथा परिवर्तन में सहायता भी प्रदान करता है। स्वराघात तथा बलाघात की विशेष जानकारी और है। संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर बलाघात होता है। यहाँ बोलने में पहले वर्ण का स्वर थोड़ा थन जाता है, जैसे पक्ष, इक का। संयुक्त से पूर्व का ऐसा वर्ण इसी कारण गुरु कहलाता है। दूसरा है, जब शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन के अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता तब पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है, जैसे पर, चलना। तीसरा है, विसर्ग वाले अक्षर पर बलाघात होता है, जैसे दुख, निसंदेह, दुशासन, अंतःकरण। और चौथा है, ई, उ या री वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है, जैसे हरि, मधु, समुदाय, पितृ। अब देखते हैं अनुतान क्या है। उच्चारण के आरोह अवरोह को अनुतान कहते हैं।
यह आरोह अवरोह शब्द तथा वाक्य का सही अर्थ प्रदान करता है। सुर क्या है? सुर एक व्यापक शब्द है जो सभी ध्वनियों में वर्तमान है। इसी का समानार्थी शब्द तान है। इसमें सुर लहर के दो मुख्य भेद हैं। पहला है शब्द सुर लहर और दूसरा है वाक्य सुर लहर। तो इस तरह से इस वीडियो में वर्ण, उसके प्रकार और उनके उच्चारण स्थानों के बारे में जाने। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हो और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।